बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। बहुत सारी खबरें हैं। पहले तो हज के बारे में, उसके बाद कुछ जो IMF से एक बात चल रही है उसके बारे में, और फिर जो पाकिस्तानियों के ऊपर जो टैक्स लगने वाला है उसके बारे में, उसके बाद जरदारी नवाज शरीफ या इनकी जो दुबई में मुलाकात हो रही है उसके बारे में, उसके बाद यानी कि आखिर में जो लास्ट खबर है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हज का यानी कि बिल्कुल 2-3 दिन रह गए हैं हज के, और अल्लाह पाक हर एक को, जिन जिन लोगों को ये सादत हासिल हो रही है इस दफ़ा, उनको एडवांस में मुबारक। और आने वाले जो लोग भी इसकी ख्वाहिश रखते हैं उनकी अल्लाह ये ख्वाहिश पूरी करे, क्योंकि हज एक इस्लाम का रुकन है, और जिसकी पहुँच तौफीक है हक हलाल की कमाई से और अपनी तौफीक है वो कर सकता है। अल्लाह पाक उसको इसकी पहुँच दे। अभी जो हज का सिस्टम चल रहा है, पॉलिसी लोगों से तो वो बहुत दूर कर दी गई है, ख़ास करके फजल रहमान की गवर्नमेंट ने, क्योंकि वज़ीर मजहबी अमूर तो है इनका ही, उसके हिसाब से यानी कि बहुत ही दूर कर दी गई है। आम लोगों की दस्तरस में हज नहीं है अभी, यानी कि बहुत पैसे वाला आदमी हो तो वो हज कर सकता है, वरना नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता हज को अभी। लेकिन फिर भी अल्लाह ने जिसको बुलाना हो, अल्लाह उसके लिए रास्ते भी खोल देते हैं। तो कहने का ये मकसद है कि एक साइड में तो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए खाने के पैसे नहीं हैं, यानी कि इतने बुरे हालात हो गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जो आदमी बाहर रहता है ना, वो भी अब ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि किसी तरीके से उसके बच्चे अच्छी जगह तालीम हासिल कर सकें। बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेबर तक का कोई आदमी भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है। और दूसरी साइड में हमारे जो वज़ीर ख़जाना है या ये हुकूमत है, उसने एक ऐसा ऐलान किया है कि जो लोग भी पार्लियामेंटेरियन हैं वो इस आवाम के पैसे से हज करने जा सकते हैं। अब सोचो आप, जो हुकूमत या जिसका वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना नाक रगड़ रहे हों $1 अरब के लिए, वो इस तरह की अयाशियों के मरतकब हो सकते हैं? या जो लोग ये हज करने जाएंगे, क्या उनका हज कबूल होगा? खैर, कबूल करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन क्या वो अपनी जगह पे किसी मस्ताक को नहीं भेज सकते थे? जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये सब पार्लियामेंट जो भी पाकिस्तान के सियासतदान है या जो हुकूमत में है, वो ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपनी जगह किसी गरीब को भी भेज सकते थे। लेकिन अभी आज एक स्पेशल जहाज़ तैयार हो रहा है, उसमें सबको डाला जाएगा जो भी जाना चाहेगा, और हज के लिए ले जाया जाएगा। जितना खर्चा भी होगा आने जाने का, उधर रहने का, यानी कि आपको पता है कि एक आम आदमी का कितना खर्चा होता है, और इस तरह के लोग जाएंगे तो उसका एक आदमी का कितना खर्चा होगा, आप ये अंदाज़ा कर लें। और हमारे वज़ीर ख़जाना से अगर कोई IMF या कर्ज़े के या मैशत पे बात करे तो वो उसको थप्पड़ मारता है। तो नौबत तो यहाँ तक पहुँच गई है। ये अपने आप को यानी कि एक सामने रखने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और भाई, आवाम के पास या तुम्हारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, तुम ऐसी याशियाँ क्यों कर रहे हो? जिन लोगों को तुम हज पे ले जाना चाहते हो उनको बोलो वो अपने खर्चे पे जाएं। आप अपने हुकूमत अपने खर्चे पे, वो भी पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा है, उस पे उनको हज पे ले जा रही है। चलो, फिर भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनका हज कबूल करे और पाकिस्तान की मुश्किलात दूर हों। अब मैं आता हूँ IMF के कर्ज़े की तरफ, जो उन्होंने कुछ $1.25 अरब देना है हमें। उसके लिए उसने हमारे वज़ीर ख़जाना क्या, वज़ीर आज़म क्या, वज़ीर दाखिला, यानी कि जो भी लोग हैं, उनसे नाक से 100 नकीलें निकलवाई हैं, और उनके थ्रू जो पाकिस्तानियों पे बोझ डाला गया है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला सिस्टम है इस तरह। लेकिन हमारी आवाम है, वो जो रेगिस्तान में एक सांप होता है ना, जिसको हम लोग फिशी बोलते हैं,
वो उसकी तरह सोई हुई है, किसी के कान पर जू नहीं रींगती। कर्जा मांग के बेटे का इलाज कराएंगे, कर्जा मांग के दूसरे टाइम खाना खाएंगे, लेकिन आवाज़ नहीं निकालेंगे। ऐसी कौम बन चुके हैं पाकिस्तानी। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब वज़ीर ख़जाना की जगह जो फ्रांस में गए हुए हैं, उनकी जो पोजीशन आई है वो तो हमें पता चल रहा है। उनका जो हिसाब किताब उधर चल रहा है उसका तो हमें पता चल रहा है कि क्या चल रहा है। लेकिन जो उसके साथ हो रहा है फ्रांस में, जो लोग कर रहे हैं बैरून मुल्क, वो भी हमें पता चल रहा है। लेकिन जो कुछ वो कर रहा है वो तो सोचो, 3 बार उसकी मुलाकात हुई है IMF की जो प्रेसिडेंट है, और उसके पांव तक उसने चाटे हैं कि हमें ये पैसे दे दो। फिर भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि हो जाएगा। लेकिन इधर हमारे जो बड़े बड़े यानी कि गफलों वाले साफ़ी हैं, वो कह रहे हैं IMF ने मंजूर करने की हामी भर ली है, 3-4 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगा। लेकिन है तो कर्जा, और ये भी 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। असल चीज़ क्या है कि ये कर्जा अगर इनको मिलता है तो फिर दूसरे सारे मुल्क भी कर्जा देंगे, और ये कर्जे के लिए ही सारा कुछ कर रहे हैं ताकि हमें ये पैसा मिले, हम कुछ अपनी अय्याशियों में लगाएं, कुछ थोड़ा बहुत लोगों को जो अपने MP MNA है उनको देकर इलेक्शन में जाएं। असल मकसद ही ये है और कोई दूसरा मकसद नहीं है। अगर ये पाकिस्तान के लिए सोचते ना तो हम इनको सलूट करते, लेकिन आते ही ख़जाने में 20-22 अरब रुपया था, वो इन्होंने डिकारा। उसके बाद इन्होंने अपना सारा कुछ माफ़ करवा लिया, लेकिन अवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा। अब भी आप ये सोच रहे होंगे कि ये अवाम के बारे में ये सब कुछ कर रहे हैं, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ये सिर्फ अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। अवाम के बारे में सोचना तो दूर की बात है, ये अवाम को कुछ समझते ही नहीं। अवाम तो कीड़े मकोड़ों से भी, गटर के वाले कीड़े मकोड़ों से भी ज़्यादा गिर गई है इनकी नज़रों में। अवाम इनको क्या, जो लोग जिन लोगों की इनको ज़रूरत है उनके पाँव चाट रहे हैं, बूट भी साफ कर रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। अब आता हूँ मैं ज़रा थोड़ा सा इस सियासत की तरफ कि दुबई में डेरे डाले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जरदारी दुबई गया था, फिर उसको मनाकर पाकिस्तान लाया गया, फिर लाहौर में उसकी कुछ मुलाकातें हुई, फिर उसको कुछ गारंटी दी गई। यानी कि मैं तो ये समझता हूँ कि अभी जो ख़ास करके पीपल पार्टी का हर आदमी ये बात कह रहा है कि बिलावल वज़ीर-ए-आज़म होगा, तो इसके पीछे तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको गारंटी दी गई है कि बिलावल वज़ीर, हालांकि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सामने कुछ नहीं है, लेकिन हर आदमी ये कह रहा है कि बिलावल वज़ीर-ए-आज़म होगा। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, जो बात उनके जहन में डाली गई होगी। और इस बात से नून लीग भी परेशान है, फजल रहमान भी परेशान है कि ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि हर वज़ीर ये बात कह रहा है। लाजमी बात है उनके जहन में जो पाकिस्तान में इस किस्म के काम करते हैं उन्होंने उसके जहन में कुछ डाला होगा, तो इसलिए वो हर आदमी उनका कह रहा है कि बिलावल वज़ीर-ए-आज़म होगा। हालांकि बिलावल की क्वालिटी अभी स्कूल 9वीं जमात के बच्चों वाली भी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं बिलावल वज़ीर-ए-आज़म होगा। चलो देखते हैं इस बात पर। लेकिन अभी जो मुलाकात हो रही है, उधर से नवाज शरीफ आएगा दुबई, इधर से जरदारी का भी प्रोग्राम बन रहा है, और दूसरे भी कुछ लोग उधर जाके बैठ के कुछ बात करेंगे, क्योंकि इनको बताया गया है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो आप तरीके इंसाफ को कभी भी अपने रास्ते से नहीं हटा सकते। हटा तो ये अभी भी नहीं सकते, इकट्ठे होकर भी नहीं हटा सकते, लेकिन जिन लोगों का हाथ है इनके सर पे, उन्होंने किसी बड़े उस्ताद ने, बड़े टीचर ने इनको समझाया है कि आपस में मिल बैठो, एक साथ होकर सारा कुछ करो ताकि मैनेज करने में आसानी हो। क्योंकि जिस पार्टी की 80 से 90% वोट हो, उसको कमज़ोर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक और बात मैं भी सोच रहा हूँ और एक बात चल रही है कि तरीके इंसाफ को इस तरह ये लोग कमज़ोर नहीं कर सकते, इलेक्शन में नहीं हरा सकते। अब ये उधर जाके दुबई में यही फैसला, मेरे अंदाजे में यही फैसला होगा कि हम कुछ सीटों पर एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे, और ये यानी कि बंदर बांट होगी पाकिस्तान की। अवाम का कोई नहीं सोच रहा है, ना वो इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है, ना ये लोग सोच रहे हैं PDM वाले, सिर्फ अपने अपने मफाद है।
अगर इस्टेब्लिशमेंट भी सोचती ना पाकिस्तान का या अवाम का, तो ये हालत ना होती आप पाकिस्तान की, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने भी नहीं सोचा। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि दुबई में एक बंदर बांट होगी, इलेक्शन में अपने अपना हिस्सा बांटा जाएगा, अवाम जिधर जाती है जन्नत में जाए कोई बात नहीं, लेकिन इलेक्शन में एक अपना अपना हिस्सा बांटा जाएगा। क्योंकि पहले तो कुछ हमारे जो ख़ास करके फ़ौज के जो इस पे स्पोक पर्सन थे वो कहते थे कि इमरान खान का ये अब तो ये PDM वाले कहते हैं, राणे ने भी कह दिया है कि इमरान खान हट जाए तो हम तहरीक इंसाफ को एक्सेप्ट कर लेंगे। राणा साहब, मेरी एक गुजारिश है कि तुम कौन होते हो एक्सेप्ट करने वाले? ये पाकिस्तान अवाम की पार्टी है, पाकिस्तानी अवाम ने उसको एक्सेप्ट किया है, अगर तुम नहीं भी करोगे तो चलेगा। इलेक्शन जीतना कोई बात नहीं होती है, जहन साजी करो लोगों की, लोगों के जहन में अपनी और पाकिस्तान की मोहब्बत डालो, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करो, कोई अच्छे काम करो, कोई पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे काम करो, तो खुद ब खुद लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। यही बात मेरी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है, क्योंकि जितना इन लोगों ने अभी अवाम को इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कर दिया है, इसको वापस आने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन कुछ फैसले करने पड़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट को। चलो तहरीक इंसाफ को गोली मारो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम आपसे मोहब्बत करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी फ़ौज से जितनी पाकिस्तानी अवाम मोहब्बत करती है, दुनिया के किसी मुल्क की फ़ौज से उसकी अवाम नहीं करती। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए, हमारी फ़ौज के ऊपर के अदारों को भी, उसके ऊपर बैठे हुए लोगों को भी सोचना चाहिए कि कहाँ पर गलती हुई है। और अभी जो मैं कह रहा हूँ, ये बंदर बांट होगी और तरीक़ाकार अब यही इन्होंने आजमाना है, इस्तेमाल करना है कि अवाम को आप तरीके इंसाफ से नहीं हटा सकते, इमरान खान को भी आप किसी तरीके से नहीं डैमेज कर सकते। तो एक ही तरीका है कि जो आदमी भी कैंडिडेट हो उसके ऊपर प्रेशर डालो, केस करो, पकड़ो दकड़ो, यानी कि कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट होल्डर हैं उनके ऊपर प्रेशर डालो, उनको हटाओ, वो टिकट ना लें, और तहरीक इंसाफ को ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 सीटों तक मजबूत करो। यही इनका प्लान है सब लोगों का। तो अब मैं आता हूँ ज़रा इमरान खान की तरफ, उसके बाद हमारे चीफ जस्टिस की बात करूँगा। इमरान खान का एक ट्वीट मैंने देखा और एक वीडियो भी देखी, आप यकीन करो कि दुनिया में वो वीडियो देखी जा रही है और दुनिया के जो न्यूज़ चैनल हैं उस वीडियो को भी देख रहे हैं, जो पाकिस्तानियों के साथ जुल्म हो रहा है जेलों में। इमरान खान का ट्वीट आपको पता है कि दुनिया में एक सेकंड में फैल जाता है, अगर वो एक लफ्ज़ भी कह देना तो दुनिया में फैल जाता है, लोग ढूंढ के उसको तलाश करते हैं। तो इमरान खान का वो ट्वीट पूरी दुनिया में इस वक्त फैला हुआ है। जो इन्होंने जेलों में जो सियासी वर्कर हैं या जो भी है, जेलों में जो तरीका इस्तेमाल किया हुआ है उनके ऊपर, उसकी लर्ज़ाखेज़ कहानी इमरान खान ने अपलोड की है। उसको देखो आप, अगर दुनिया में किस तरह हो रहा है तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए कि इंसान के लिए, चाहे वो किसी पार्टी से भी हो, एक वर्कर है, वर्कर के लिए इस तरह की ज़्यादती और जुल्म नहीं होना चाहिए। कल को आप सारी ज़िंदगी के लिए इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप सारी ज़िंदगी के लिए ये नौकरी नहीं कर सकते। इसलिए यही अवाम है, अगर इनके बेटे भी होंगे जिनको आप इस तरह रख रहे हो, उनकी औलादें होंगी, यानी कि आप देखो कि छोटे छोटे बच्चे तहरीक इंसाफ के, वो कल बड़े होंगे तो उनका जहन कैसा होगा। इसलिए इमरान खान तो डटा हुआ है, उसने तो आखिरी बात कह दी है, मरूंगा भी यहीं, लड़ूंगा भी यहीं, जो करना है कर लो, मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा, मैं इधर ही रहूँगा। और हर बार वो ये कह रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो खड़ा है। अब लोग उसके साथ हैं या नहीं हैं, अगर नहीं होते तो वो छोड़ देता, लोग तो हैं उसके साथ, ये सब भी जानते हैं और वो भी जानते हैं, हर आदमी इस बात को जानता है कि इमरान खान किस वजह से डटा हुआ है। इमरान खान अकेला हो गया, अकेला कर दिया इन्होंने, कोई आदमी उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई वर्कर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी किस्म का कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी ये अभी इमरान खान पर हाथ डालते वक्त 1000 बार सोचेंगे, लेकिन PDM की ख्वाहिशात ऐसी हैं कि वो चाहते हैं जितना जल्दी हो मिलिट्री के अदालतों में इमरान खान का ट्रायल हो, इमरान खान को आगे से हटाया जाए। अब ये पाकिस्तानी अवाम पर है कि वो PDM को किस तरह जवाब देते हैं।
दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आज तो खैर छुट्टी है, कल होगा परसों होगा, फैसला भी हो जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन उम्मीद नज़र कोई नहीं आ रही है। हालांकि जो कुछ एतजाज़ हसन साहब ने उधर पेश किया है, 4-5 पिटिशनर है, सबकी एक ही बात है कि फ़ौजी अदालतों में केस नहीं चलना चाहिए। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस का मुस्तकबिल मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसा बाजवा का था, क्योंकि बाजवा भी दोनों साइडों में उंगली दे रहा था और कोई फैसला पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा था, अपने मफाद के लिए कर रहा था। और बाजवा को भी दोनों साइडों से गालियाँ मिल रही थी, हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी। अब भी यही हिसाब है, तहरीक इंसाफ वाले भी देते हैं, नून लीग वाले, PDM वाले भी देते हैं। बाजवा इतना बदकिस्मत इंसान है। यही हिसाब मुझे हमारे चीफ जस्टिस साहब का भी नज़र आ रहा है, क्योंकि बाजवा और ये दोनों एक ही तरह के हो रहे हैं। इस चीफ जस्टिस साहब को भी ना तो हुकूमत वाले और ना ही अपोजिशन वाले, हर आदमी चीफ जस्टिस साहब के फैसलों के ख़िलाफ़ जा रहा है। क्यों कि फ़ैसले ही बिल्कुल रास्ते में छोड़े हुए हैं, कमज़ोर दे रहे हैं। किसी चीज़ पर इन्होंने अभी तक अपना हुक्म सादर नहीं किया, जो चीफ जस्टिस की ताकत होती है अभी तक। हो सकता है कल का ये फ़ैसला, नज़र तो ऐसे आ रहा है लेकिन लग नहीं रहा है कि हो जाएगा। फिर भी देखते हैं, इंशाअल्लाह कल परसों तक ये फ़ैसला हो जाएगा, ईद से पहले पहले इस चीज़ का फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे चीफ साहब तो मैंने कल भी कहा था बहुत शरीफ आदमी है, वो किसी से झगड़ा मोल लेना ही नहीं चाहते, वो चुप करके इस तरह करेंगे। चलो फिर भी देखते हैं दोस्तों, दुआ करो कि इस वक्त हज का सीज़न जा रहा है, हज के दिन है, अल्लाह पाक पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जो लोग पाकिस्तान का बुरा चाहते हैं उनको भी अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। एक और बात जो मैं कहना भूल गया था, इस हुकूमत ने IMF की ये शर्त मान ली है, पाकिस्तानियों के ऊपर मज़ीद 1500 अरब रुपए के टैक्स लगने जा रहे हैं। ये शर्त है IMF की। इन्होंने ये शर्त मानी तो उसने हामी भरी है, लेकिन अभी तक दिए नहीं हैं। लेकिन ये 1500 अरब जो रुपए का टैक्स लगने जा रहा है पाकिस्तानियों के ऊपर, पहले ही पाकिस्तानी यानी कि गले तक ज़मीन के अंदर घुसे हुए हैं, अब ये ऊपर से 1500 अरब का टैक्स, और इनकी अयाशियाँ देखो कि ये अयाशियाँ कैसी कर रहे हैं, और टैक्स सारा आवाम पे लगा रहे हैं हर चीज़ का। अब ये 1500 अरब रुपए का टैक्स लगेगा तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की मैशत तो पहले ही तबाह है, बिल्कुल ज़ीरो से भी नीचे चली गई है, तो आगे क्या होगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक आप सबको और पाकिस्तान को हर मुश्किल से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।